बच्चों प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7वीं सोशल साइंस में पाठ 4 वायु पढ़ेंगे। तो आइए पुस्तक निकालें। पाठ 4 वायु सोशल साइंस भूगोल में हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संघटन क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। वृत्ता रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न घटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है।
यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभमंडल ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। संताप मंडल की ये संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आनंदमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं।
मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य में अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अतः हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन 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 एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धाप और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है।
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाले वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? पवन कहते हैं। वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों? तीन रूप में। स्थायी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने। स्थायी पवने हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष मौसम में चलती हैं। उदाहरण के लिए यह स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं। तो आइए पवन के प्रकार लिखना है आपको। पवन के प्रकार। पवन के प्रकार। पवन के प्रकार पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को मुख्यतः पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।
मौसम तीन प्रकार तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। क्या जा सकता है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थायी पवनें। नंबर एक में स्थायी पवनें। नंबर एक में है आपका स्थायी पवनें। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी व्यापारिक व्यापारिक पश्चिमी एवं व्यापारिक पश्चिमी एवं पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें पूर्वी पवनें पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। स्थायी पवनें हाँ हाँ ये हो गया स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार ये वर्ष भर लगातार ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में चलती रहती है। चलती रहती है। स्थायी पवनें में व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। नंबर दो में मौसमी पवनें। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी
बदलती बदलती रहती हैं। मौसमी पौधे, ये पौधे विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पौधे भारत में मानसूनी पौधे, ये पौधे विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पौधे। तीसरा है आपका स्थायी पौधे। स्थानीय पौधे, स्थानीय पौधे। स्थानीय पौधे, ये पौधे किसी छोटे क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में ये पौधे किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के, छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के वर्ष या दिन के किसी विशेष मौसम में चलती हैं। वर्ष या दिन के किसी दिन के किसी विशेष मौसम में चलती हैं। मौसम में चलती हैं। ये पौधे किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष मौसम में चलती हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप, स्थल एवं समुद्री समीप। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की क्या आपको भारत की उत्तरी क्षेत्र की क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र
उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क, उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है। स्थानीय पवन याद है, जी इसे लू कहते हैं, इसे लू कहते हैं। इसे लू कहते हैं, कौन याद है, इसे लू कहते हैं। इसे लू कहते हैं। इस तरह से स्थानीय पौने, ये पौने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष मौसम में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर क्या आपको भारत की उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। इसे लू कहते हैं। तो इस तरह से पवन के प्रकार में आपको पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। ये आपको 3 हो गई। इसके बाद अगले क्रम में अगला देखा जाएगा बच्चों। सभी बच्चों से नमस्कार, धन्यवाद।